गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड चल रहा है, सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, और इसमें हमने टैक्सोनॉमी की परिभाषा, सिस्टमैटिक की परिभाषा और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन किया था। और अगला जो है हमारा वो है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो तीनों प्रकार की जो पद्धति हैं क्लासिफिकेशन की, पहली कृत्रिम, दूसरी है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और तीसरी है फाइलोजेनेटिक। इनका जो महत्व है, इनका मुख्य कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ कुछ उदाहरण भी देखेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस तरह के क्लासिफिकेशन दिए हैं। तो पहला आता है इसके अंदर आर्टिफिशियल सिस्टम। इस आर्टिफिशियल सिस्टम का कालखंड माना जाता है 300 BC से 1830 तक का जो समय है वो इसका कालखंड माना जाता है। यानी कि इस समय के दौरान जो वर्गीकरण दिए गए थे वो किस पद्धति पर आधारित थे? कृत्रिम पद्धति पर आधारित थे। इस प्रकार की कृत्रिम पद्धति में पादपों को वैज्ञानिक आधार ना दे करके, यानी कि इस प्रकार की कृत्रिम पद्धतियों में पादपों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधारों पर ना होकर केवल सुविधा की दृष्टि से ही वर्गीकरण किया जाता था। साथ ही साथ इस प्रकार की कृत्रिम पद्धतियों में जो पादपों का स्वभाव है और स्वभाव के साथ साथ उनका औषधीय महत्व, उनको भी ध्यान में रखा जाता था। इस प्रकार की आर्टिफिशियल सिस्टम में पादपों का केवल वर्गीकरण केवल एक या दो लक्षणों को आधार मानकर ही किया जाता था। जैसे कि जो लिनियस की लैंगिक पद्धति है, लिनियस की लैंगिक पद्धति हम सब जानते हैं, कैरोलस लिनियस ने कृत्रिम वर्गीकरण दिया था, उसको हम लैंगिक वर्गीकरण भी कहते हैं। और लिनियस ने अपने वर्गीकरण में पुष्पों में पुंकेसरों और अंडकों की संख्या को आधार बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि लिनियस ने अपने वर्गीकरण में केवल एक या दो लैंगिक लक्षणों को ही सम्मिलित किया था। तो इस प्रकार कृत्रिम पद्धतियों में हमें पता होना चाहिए, इन तीनों में अंतर जो है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो कृत्रिम पद्धति है उसमें एक या दो लक्षणों को ही आधार बनाया जाता था। साथ ही साथ देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है, कृत्रिम पद्धतियों का प्रथम उदाहरण थियोफ्रेस्टस है। यानी कि थियोफ्रेस्टस ने वर्गीकरण दिया था। थियोफ्रेस्टस ये अरस्तु का चेला था। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहते हैं, वनस्पति शास्त्र का जनक है ये। और थियोफ्रेस्टस ने, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स और इटियोलॉजी ऑफ द प्लांट, ये दो किताबें लिखी थी। और इन दोनों किताबों के अलावा इसने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन तीनों किताबों में थियोफ्रेस्टस ने कृत्रिम पद्धति के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो थियोफ्रेस्टस ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें इसने पादपों को किसके आधार पर? स्वभाव के आधार पर, ठीक है, स्वभाव के आधार पर, अर्थात प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर क्लासिफाइड किया था। कितने बताए थे इसने कहा था कि पादप 4 प्रकार के होते हैं, हर्ब, शर्ब, अंडरशर्ब और ट्री। इस तरह से इसने 4 वर्गों में पादपों को डिवाइड किया था। तो थियोफ्रेस्टस को श्रेय जाता है प्रथम कृत्रिम पद्धति द्वारा क्लासिफिकेशन देने का। और उसके बाद आता है नंबर कैरोलस लिनियस का, जिसने अपनी लैंगिक पद्धति में एक या दो पुष्पीय लक्षणों, जो लैंगिक लक्षण हैं, उनको आधार मानकर
क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम आजकल काम में नहीं लिया जाता है, यानी कि वर्तमान समय में ये कैसा है, अनुपयोगी है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये कैसा है, अनुपयोगी है। लेकिन वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक हैं, जो क्लासिफाइड करते हैं, वर्तमान समय में अभी अगर कोई क्लासिफाइड कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन दिया है उसको भी थोड़ा बहुत उसकी भी सहायता वो ले लेता है। तो वर्तमान समय में ये अनुपयोगी है और इसके कुछ उदाहरण हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे थियोफ्रेस्टस, ये इसका उदाहरण है। जॉन रे, इसने क्लासिफिकेशन दिया था, कृत्रिम पद्धति के आधार पर ही इसने पादपों को क्लासिफाइड किया था। इसके अलावा जॉन रे के अलावा जो जीन बोहिन है उसने भी इसी तरह का क्लासिफिकेशन दिया था जो कृत्रिम पद्धति पर आधारित था। जीन बोहिन का जो ब्रदर है गैस्पर्ड बोहिन, उसने भी इसी आधार पर पादपों को क्लासिफाइड किया। इसके अलावा टॉन फोर्ट, इसने भी कृत्रिम पद्धति के आधार पर पादपों को वर्गीकृत किया था। इसके अलावा और भी वैज्ञानिक हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। थियोफ्रेस्टस सबसे पहले कृत्रिम पद्धति से वर्गीकरण करने वाला, जॉन रे के बाद जीन बोहिन, गैस्पर्ड बोहिन। जॉन रे ने पुस्तक लिखी थी 2, एक तो है मेथोडस प्लांटेरम, ठीक है, मेथोडस प्लांटेरम, और जीन बोहिन और गैस्पर्ड बोहिन ये दोनों ब्रदर थे। और टॉन फोर्ट, जिसे वंश संकल्पना का जनक माना जाता है, तो इनके द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन कौन सी पद्धति पर आधारित हैं, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम पद्धति पर आधारित है। अगला आता है नंबर दूसरा, ये तो बात थी कृत्रिम पद्धति पर आधारित। अगला जो इसमें नंबर 2 है वो है नेचुरल सिस्टम। देखिए, कृत्रिम पद्धति में केवल 1 या 2 आकार की लक्षणों को आधार बनाया जाता था, जबकि प्राकृतिक जो सिस्टम है, प्राकृतिक सिस्टम में क्या किया जाता था, पहले इसका कालखंड देख लो, ये है 1830 से लेकर लगभग 1870 तक का समय नेचुरल सिस्टम का था, ठीक है। तो इस नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत जो वर्गीकरण किए जाते थे वो पादपों की आकारकी से संबंधित थे, यानी कि किसी पादप को जब हम अपनी आँखों से देखकर उसके कुछ लक्षणों का पता लगाते हैं, या हम जिस पादप का स्पष्ट रूप से अवलोकन कर सकते हैं, तो इस प्रकार के पादपों का वर्गीकरण कौन सी पद्धति से दिया गया था, प्राकृतिक पद्धतियों से दिया गया था। सीधे और आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की पद्धति में जो पादप हैं उन पादपों के प्राकृतिक संबंधों को आधार बनाया जाता था। साथ ही साथ पादप अंगों की विभिन्न आकारकी को भी इसमें आधार बनाया जाता था। और आकारकी को आधार बनाने का कारण क्या था? आकारकी को आधार बनाने का कारण ये था क्योंकि पादप पहचान की दृष्टि से पादप लक्षणों का स्पष्ट रूप से अवलोकन किया जा सकता था। तो इस प्रकार जो नेचुरल सिस्टम है उसमें आकारकी को ध्यान में रखकर पादपों का वर्गीकरण दिया गया था। देखिए, इस प्रकार की पद्धति में उन पादप गुणों का भी पता चल जाता है जो कि प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थायी रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी आकारकी का जब हम निर्धारण करते हैं, पादपों की आकारकी को देखकर जब हम उनका वर्गीकरण करते हैं, तो हमें पादपों के उन गुणों के बारे में भी पता चल जाता है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। स्थायी रूप से मतलब जो अनवरत ऐसे लक्षण पादपों में उनके जीवन काल में बने रहते हैं और आगे की पीढ़ियों में भी बने रहते हैं। तो प्राकृतिक सिस्टम ये है।
जिसका काल 1830 से 1870 तक का माना जाता है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे लिंडले, इसके अलावा बेंथम एंड हुकर द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेंथम हुकर के साथ साथ इस प्रकार का क्लासिफिकेशन देने का श्रेय जाता है APD कैंडोले को, APD कैंडोले को। नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण दिया जाता है वो आते हैं नेचुरल सिस्टम में। प्राकृतिक संबंधों में साथ साथ पौधों की आकारकी को भी ध्यान में रखा जाता है। पौधों की आकारकी को इसलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि उनकी आकारकी को देखकर हम उनके जो लक्षण हैं उनका स्पष्ट रूप से अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें पादपों के उन गुणों का भी पता चलता है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब आता है नेचुरल सिस्टम में। APD कैंडोले ने सर्वप्रथम नेचुरल सिस्टम से क्लासिफाइड किया था पादपों को, यानी प्राकृतिक पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, प्रथम वर्गीकरण देने का श्रेय किसको जाता है? APD कैंडोले को जाता है। बेंथम हुकर ने भी दिया था और बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन मूलतः APD कैंडोले के क्लासिफिकेशन पर ही आधारित है। तो ये इसके उदाहरण हैं। अगला नंबर आता है नंबर 3। नंबर 3 है इसमें फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम। देखिए, इसका जो कालखंड है वो माना जाता है 1859 से लेकर वर्तमान समय तक। वर्तमान समय तक 1859 से लेकर वर्तमान समय तक माना जाता है। देखिए, 1859 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने ये किताब लिखी थी और इसमें इसने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या था? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन के आधार पर जातियों की उत्पत्ति, ये सिद्धांत इसने दिया था। और इसी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इसने फाइलोजेनी यानी जातिवर्त, इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था। वैसे फाइलोजेनी जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? लेमार्क के द्वारा। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम का जो काल है वो है 1859 से वर्तमान समय तक का। 1859 में ऑर्गन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये सिद्धांत दिया था और इसी किताब में डार्विन ने फाइलोजेनी यानी जाति वर्त का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया था। फाइलोजेनी शब्द जो है वो लेमार्क ने दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार पादपों का वर्गीकरण ये माना जाने लगा कि पादपों का वर्गीकरण पादपों में उनके आकार की लक्षणों या एक या दो लक्षणों के आधार पर नहीं, परंतु उनके जाति वर्त को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में पादपों का वर्गीकरण जाति वर्त को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यही फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो जेनेटिक सिस्टम है, उसका मूल उद्देश्य था। तो जाति वर्त, देखिए, जाति वर्तीयता
ये शब्द जो है इसको आपको समझना महत्वपूर्ण है। जाति वर्तीयता क्या है? जाति वर्तीयता का मतलब होता है विकास का क्रम, ठीक है, विकास का क्रम। जाति वर्तीयता का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है? विकास का क्रम। कोई पादप, ठीक है, कोई भी पादप है वो किस काल में उत्पन्न हुआ, यानी कि आज से कितने वर्षों पूर्व उसकी उत्पत्ति हुई, उस समय उसकी संरचना क्या थी, और वर्तमान समय में जैसा उसका स्वरूप है उस स्वरूप तक आने में उस पादप में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो आता है विकास का क्रम अर्थात जाति वर्तीयता में, ठीक है। जाति वर्तीयता को हम कैसे बताएंगे? जाति वर्तीयता में विकास के क्रम को ध्यान में रखकर पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। किसी भी जाति के उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान समय तक के काल को क्या कहेंगे? हम उसका जाति वर्त कहते हैं, ठीक है। और जाति वर्त में और क्या क्या है? जाति वर्त से हमें ये पता चलता है कि वो पादप कौन से काल में अर्थात आज से कितने वर्षों पूर्व उसकी उत्पत्ति हुई, उस उत्पत्ति के दौरान उस पादप की संरचना क्या थी, और वर्तमान समय में जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप तक आने में उस पादप में कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो ये सारी जो बातें हैं वो किस में शामिल हैं? जाति वर्त में शामिल हैं, और इसी को हम जाति वर्त कहते हैं। देखिए, ये जानकारियाँ हमें कब प्राप्त हो सकती है? ये जानकारियाँ हमें तब प्राप्त हो सकती है जब हम पादपों, जो वनस्पति शास्त्र है उससे रिलेटेड जितनी भी अध्ययन की अन्य शाखाएं हैं उन शाखाओं से भी हम कई सारी सूचनाएं जुटाते हैं और उनको वर्गीकरण में शामिल करते हैं। तो जाति वर्तीयता का ये जो कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है। कई बार जाति वर्तीयता की परिभाषा पूछी जा सकती है, जाति वर्त क्या है ये पूछा जा सकता है। तो उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान समय तक के उद्विकासीय इतिहास को हम क्या कहते हैं? जाति वर्त कहते हैं। किसी भी जाति का एकदम सही जो जाति वर्त है वो हम नहीं ज्ञात कर सकते, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जाति का एकदम सही जाति वर्त ज्ञात करना आसान नहीं है, और उसको आसान बनाने के लिए हम वनस्पति शास्त्र या अध्ययन की अन्य शाखाओं की सहायता लेते हैं। अन्य शाखाओं में जैसे पैलियोबोटनी है जिसे हम पूरा वनस्पति विज्ञान कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, इसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी है यानी रसायन वर्गीकी, और इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी है जिसमें हम पादपों की शारीरिकी यानी कि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादपों का बाह्य स्वरूप कैसा है उनकी आकारिकी के संबंध में अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी यानी परागाणु विज्ञान, पराग कणों की संरचना, उनका कार्य और उनकी उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो ये सारी जो ब्रांचेज हैं वो हमें कुछ आधारभूत सूचनाएं प्रदान करती हैं और उन सूचनाओं को जाति वर्तीय वर्गीकरण में शामिल किया जाता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन शाखाओं से जाति वर्तीय संबंधित सूचनाएं जुटाकर उनके आधार पर पादपों का जाति वर्तीय वर्गीकरण दिया जाता है। तो ये है जाति वर्तीय वर्गीकरण। इसके बाद आता है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। देखिए, मैं आपको सन नहीं बता रहा हूँ, सन आप याद कर लेना क्योंकि सन के बारे में डाउट रहता है, ऊपर नीचे हो सकती है, तो सीधे ही नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है इसमें एंगलर एंड प्रेंटर। पहला इसमें क्या है? एंगलर एंड प्रेंटर। और दूसरा आता है इसके अंदर हचिसन, हचिनसन, इसके अलावा आइकलर, इसके अलावा है इसमें थॉर्न, तख्ताजान,
डेलग्रेन, ठीक है। इसके अलावा है क्रॉनक्विस्ट और ओस्टवाल्ड टिप्पो, ठीक है। देखिए, सबसे छोटा जाति वर्तीय वर्गीकरण देने का श्रेय जाता है आइक्लर को। किसको जाता है? आइक्लर को, ठीक है। सबसे वृहद और सबसे बड़ा जो जाति वर्तीय वर्गीकरण देने का श्रेय जाता है ओस्टवाल्ड टिप्पो को। अध्ययन की दृष्टि से देखें हम तो अध्ययन के लिए हम कौन से वर्गीकरण को काम में लेते हैं? ओस्टवाल्ड टिप्पो के वर्गीकरण को काम में लेते हैं। एंगलर एंड प्रेंटल, ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूरोपीय देशों में काम में लिया जाता है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में नहीं। इंग्लैंड में बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन काम में लेते हैं, ठीक है। बाकी रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इन जैसे देशों में एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन काम में लिया जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन, देखिए बेंथम और हुकर, जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर, ये दोनों इंग्लैंड में वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड के क्यू नामक शहर में है। उस बोटेनिकल गार्डन से संबंधित ये दोनों वैज्ञानिक थे और इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जैसा कि मैंने आपको जब नेचुरल सिस्टम में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन जो है वो कौन सी पद्धति पर आधारित है? वो है प्राकृतिक संबंधों या प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है। साथ ही साथ इनकी जो वर्गीकरण है, इसका जो वर्गीकरण है बेंथम एंड हुकर का, वो है APD कैंडोले के वर्गीकरण पर आधारित है और उस समय उन सभी जातियों को इस वर्गीकरण में शामिल कर लिया गया जो कि ज्ञात थी। उस समय जो भी ज्ञात जाति थी उन सभी जातियों को इस प्रकार के वर्गीकरण में शामिल किया गया। यह जो वर्गीकरण पद्धति है जिसे हम कह रहे हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो यह पद्धति पादप जातियों की स्थिरता और उनकी आकारकी से संबंधित है। स्थिरता से मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक परिस्थितियों में पादपों में ऐसे लक्षण, ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो कि स्थायी होते हैं। तो पादपों की स्थिरता और उनकी आकार की, जो बाहर से हम पादप को देखते हैं तो उसका बाह्य स्वरूप कैसा है, तो उस आकार की पर आधारित थे। ये पद्धति प्राकृतिक पद्धति की श्रेणी में आती है और इस पद्धति का वर्णन इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, ये किताब लिखी गई थी 1862 से 1883 के बीच और इसके 3 संस्करण हैं। इसके 3 संस्करण है। 2/3 भाग यानी कि अधिकांश भाग बेंथम द्वारा लिखा गया था, बेंथम द्वारा दिया गया, बाकी का हुकर ने लिखा था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने जेनेरा प्लांटेरम जो 3 संस्करणों में उपलब्ध है और इस पुस्तक में इन दोनों वैज्ञानिकों ने 202 फैमिलीज, जो 202 फैमिली हैं, उन 202 कुलों के लगभग 97,400 पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन 202 कुलों में से 3 तो थे जिम्नोस्पर्म के और बाकी के 199 थे एंजियोस्पर्म के।
तो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस क्लासिफिकेशन की एक विशेषता ये भी है कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है वहाँ पर प्रायोगिक अध्ययन के लिए और हर्बेरियम में, जो हर्बेरियम की दृष्टि से अगर देखें हम तो हर्बेरियम में इसी वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए भारत के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तथा हर्बेरियम अर्थात बोटेनिकल गार्डन और संग्रहालय में कौन सी वर्गीकरण पद्धति काम में ली जाती है, तो आपको बताना है बेंथम एंड हुकर। साथ ही साथ बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति इंग्लैंड में भी काम ली जाती है, यूरोपीय देशों में इंग्लैंड में ली जाती है बेंथम एंड हुकर, और बाकी यूरोपीय जो देश हैं उनमें ली जाती है एंगलर एंड प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति। तो इसके गुण और दोष जो हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।